अरेबियन सी मिनी वॉर्म पूल, अफार हॉटस्पॉट, अमेजॉन फ्लाइंग रिवर्स, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट और टर्म्स न्यूज में हैं। आइए इनको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, लेकिन फोकस कॉन्सेप्ट्स पर ही रखेंगे। सबसे पहला सवाल है अबाउट अरेबियन सी मिनी वॉर्म पूल। रिसेंटली ये टर्म न्यूज में है, इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है फॉर इंडियन मॉनसून। क्यों? अब यहां करेक्ट आंसर जो है वो बनता है ऑप्शन बी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूं, फिर हम इस आंसर पे आएंगे। आप देखेंगे, आप खुद मार्क कर पाएंगे। नाउ अब अगर आप देखें तो यहां पर बेसिक से समझाती हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर हम ना एल नीनो की मदद से समझेंगे, रादर हम ला नीना और एल नीनो का भी कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। जब भी आप एल नीनो ला नीना की बात करते हो ना, ध्यान देना, हमने पैसिफिक ओशन का रेफरेंस लेना होता है। यहां पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरुवियन कोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा मैं एक चीज बताती हूं, लेट्स से अगर ये ओशन है तो ओशन के अपर रीचेस में ना वार्म वाटर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इंसुलेशन का इंपैक्ट होता है। अब लेट्स से हवा की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो वार्मर वाटर है वो इसी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अगर हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती तो वार्मर वाटर भी दूसरी तरफ इकट्ठा होता। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि यहां पर ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा और पेरुवियन कोस्ट के पास, आप ओशन करंट्स में पढ़ते हो, कोल्ड करंट होती है, जैसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। इसलिए यहां कोल्ड कंडीशंस होती हैं। अब ला नीना के समय क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, यानी और वार्म वाटर यहां पर। अब एक और चीज समझते हैं, दैट मीन्स ला नीना के समय हो क्या रहा है, जब यहां पर वार्म कंडीशंस हैं, मतलब एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। और कोल्ड कंडीशंस का मतलब है हवा डिसेंड करेगी, राइट। पैरेलली एक और चीज समझिए, यहां पर एक जगह है जिसे मैस्करीन हाई कहते हैं। मैस्करीन हाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां होता है हाई प्रेशर। अब जब हम इंडिया में मॉनसून का रेफरेंस लेते हैं तो इंडिया पे होता है लो प्रेशर, तो हवा ने तो हाई टू लो जाना है, तो हवा इस हाई से इस लो पर जानी चाहिए। अब ध्यान से देखना, ला नीना के समय यहां पे जो कंडीशंस थी, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर हवा ऊपर जा रही थी, है ना। अब हवा कहीं तो डिसेंड करेगी, तो ऊपर जाकर हवा एक ऑफशूट उसका इस तरफ डिसेंड करता है और एक ऑफशूट इस तरफ डिसेंड करता है। अब जो ऑफशूट मैस्करीन हाई पे पहुंचा है, यहां से हवाएं जो है इंडिया की तरफ जाएंगी और इंडियन मॉनसून को स्ट्रेंथन करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ला नीना के समय इंडियन मॉनसून स्ट्रेंथन होगा। ये ऑफशूट बनना बड़ा ही जरूरी है। हाउएवर जब एल नीनो होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं, तो जो वार्मर वाटर यहां था ना, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पेरुवियन कोस्ट। इसीलिए एल नीनो के समय अब यहां वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्योंकि पानी यहां से मूव होना शुरू हो चुका है, तो यहां क्रिएट हो जाता है वॉइड, जिसे भरने के लिए लोअर रीचेस से पानी आता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हो जाता है कोल्ड वाटर। अब अगर आप देखो, कंडीशंस बिल्कुल अलग हो गई। अब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास है कोल्ड वाटर, पेरुवियन कोस्ट के पास है वार्म वाटर। इसको बना के देखते हैं। अब अगर हम इसको बनाएं, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास है कोल्ड वाटर, पेरुवियन कोस्ट के पास है वार्म वाटर। अब ध्यान से देखना, कोल्ड वाटर का मतलब है, कोल्ड कंडीशंस का मतलब है हवा चुपचाप डिसेंड करेगी। अगर हवा डिसेंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही यहां पर, है ना, कंपैरिजन में, तो ये जो ऑफशूट बनना चाहिए था ये नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि ऑफशूट क्यों बना था? जब हवा ऊपर जाके डिसेंड कर रही थी, है ना। लेकिन यहां पे अब कंडीशंस कुछ और है। क्योंकि ये ऑफशूट नहीं बनता है, इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी एल नीनो होगा तो ये मॉनसून को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, इंडिया में ड्रॉट कंडीशंस लेके आ रहा है, क्योंकि ये ऑफशूट नहीं बन रहा।
तो होता क्या है, एल नीनो में अब ये ऑफशूट तो नहीं बना, तो मॉनसून कैसे स्ट्रेंथन होगा। यहां पर आप देखोगे न्यूज में आई हुई थी एक स्टडी जहां बात हुई कि यहां पर होता क्या है कि अरेबियन सी में एक वार्म पूल बनता है, वार्म वाटर का जोन बनता है एवरी ईयर ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर मॉनसून। अब इससे होता क्या है, ये जो वार्म कंडीशंस हैं ये ट्रिगर करती हैं लोकलाइज्ड कन्वेंशन को। लोकलाइज्ड लेवल पे जब कन्वेंशन होगा ये पुल करते हैं मॉनसून विंड्स को टुवर्ड्स दी केरला कोस्ट। तो ये जो अरेबियन सी में वार्म कंडीशंस बन रही हैं ये लोकलाइज्ड कन्वेंशन करती हैं जो पुल करती हैं मॉनसून विंड्स को टुवर्ड्स केरला कोस्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक किक स्टार्ट देती है इंडियन मॉनसून को, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो एल नीनो की जब हम बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए भी एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बोलोगे कि ये जो मिनी वार्म पूल है ये डेवलप होता है अप्रैल मई में और ये अट्रैक्ट करता है विंड्स को टुवर्ड्स दी केरला कोस्ट। तो ना प्रीलिम्स में ऐसी टर्म्स आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, इसीलिए एक एक चीज हम कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सवाल में कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। अब यहां पे दो चीजों पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले देखिए केवल पोलर वोर्टेक्स नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। दूसरा बेस्ट एक्सप्लेन्स पर भी फोकस है। अब बेस्ट एक्सप्लेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना पेपर में कैटेगोरिकली आप इको के क्वेश्चंस में ये बहुत देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस काफी क्लोज नजर आते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि बेस्ट एक्सप्लेन वाला चूज करिए, तो इस पे भी एग्जाम में फोकस करिएगा। अब यहाँ पे ना वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स की बात है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी। आप देखेंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आप खुद इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ना न्यूज में जब भी पोलर वोर्टेक्स की बात आएगी ना, तो आप देखोगे विंटर स्टॉर्म्स इन यूएस है ना, कनाडा के कुछ रीजन्स या यूरोप के कुछ रीजन्स की बात होती है। अब ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये देखिए इस तरह की इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। जब भी पोलर वोर्टेक्स की बात होगी ना, ध्यान देना यहाँ पे ना आप देखोगे कुछ टर्म्स आपके पास आएंगी जहां पे बात होगी कि पोलर वोर्टेक्स है ना, यहाँ पे सुपर कोल्ड एयर की बात होगी, विंटर स्टॉर्म्स की बात होगी, और हमेशा यहाँ देखो कि पार्ट्स ऑफ यूएस यूरोप एक्सपीरियंस चिली विंड्स व्हेन द पोलर वोर्टेक्स एट द नॉर्थ पोल वीकन्स। ये वीकन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए नॉर्मल कंडीशंस में ये जो स्वर्लिंग विंड्स हैं, कोल्ड है, ये पोल्स के पास होती हैं, राइट, कंटेन्ड हियर होती हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूं। और उनके वहां पे कंटेन्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम उनको वहां पे कंटेन्ड रखती है ना। कभी भी ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस है ना, फॉर एग्जांपल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज भी आप देखेंगे कि जेट स्ट्रीम्स जब मूव करेंगी, इनमें जब मियांडरिंग देखी जाएगी बहुत ज्यादा, तो वो जो सुपर ठंडी हवाएं यहीं पे कन्फाइंड थी, जिसके लिए शब्द यूज हुआ था पोलर वोर्टेक्स, वो ठंडी हवाएं अब जो है नीचे के लैटिट्यूड्स की तरफ आने लगेंगी, लीडिंग टू ये वाली कंडीशंस, विंटर स्टॉर्म्स, चिली विंड्स। इसीलिए जब भी ऐसी न्यूज आएगी तो आप देखोगे वहां पे वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स की बात जरूर होती है। मैं और भी चीजें बताऊंगी। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कोल्ड आर्कटिक एयर का साउथवर्ड इंट्रूजन की बात हो रही है इनटू सर्टेन लैटिट्यूड, जिससे बहुत कोल्ड इवेंट्स होते हैं। हाउएवर ये तो चलिए एक तरह का आंसर है। यहां पर आप देखोगे कई बार ना जब आप डेफिनेशन की बात करोगे शब्द यूज होगा लो प्रेशर। अब यहां आप सोचना डेफिनेशन में लो प्रेशर क्यों बात हो रही है, कोल्ड विंड्स की बात हो रही है। तो इसको देखने के ना दो तरीके हैं। सबसे पहला कि यहां पे आखिरकार ये लो प्रेशर वाली विंड आ कहां से रही है ना, वार्म वाली विंड। अब ध्यान से देखना, ये जब हम हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल बनाते हैं, पहला तरीका ऐसे देखने का, इस वार्म विंड का एक ऑफशूट यहां पर देखा जाता है। इस ऑफशूट की वजह से भी यहां पे लो प्रेशर शब्द यूज हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है देखने वाली, इसको आप ऐसे समझिए कि कोल्ड कंडीशंस है ना,
कोल्ड कंडीशंस है पोल्स के पास, यानी हाई प्रेशर है, तो हवा डिसेंड करेगी। बिल्कुल सही बात है। जब हवा डिसेंड कर गई तो अपर एटमॉस्फेयर में तो लो प्रेशर रह गया ना, क्योंकि हाई प्रेशर था, सारी हवा नीचे आ गई, ऊपर कम हवा रह गई, तो लो प्रेशर बन गया वहां पे। इसीलिए भी कभी कभी यहां पर शब्द आप देखेंगे यूज होगा लो प्रेशर। वैसे तो आपको याद करना है, लेकिन याद करने के जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, चाहे आप इससे याद करें या इस चीज से याद करें, आपको याद जरूर रहना चाहिए। अच्छा, कभी आप मेंस के आंसर्स में लिखते हो तो वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स का भी एक चीज आप यहां पे लिख सकते हो। लेट्स से यू गेट अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स, राइट, तो वहां पर आप वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स भी इसका एक इंपैक्ट माना जा सकता है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का भी यहां पर रेफरेंस आप दे सकते हैं। जो भी चीजें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उनको मेंस के आंसर्स में जरूर कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स वर शिफ्टेड फ्रॉम माइनर मिनरल्स टू मेजर मिनरल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन ना आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, ऐसा सवाल आया हुआ है। अब पीआईबी में ये न्यूज आई हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले न्यूज दिखाती हूँ, आंसर तो आप देख ही लेंगे। ये देखिए, पीआईबी में न्यूज आई हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने वाया गजेट नोटिफिकेशन शिफ्ट किया है इन मिनरल्स को फ्रॉम लिस्ट ऑफ माइनर मिनरल्स टू द कैटेगरी ऑफ मेजर मिनरल्स। तो ऐसा जो है बहुत ही कम हुआ है कि नाम पर सवाल आया है इनके, है ना। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन दैट ईयर जब आया था, लेकिन अब क्योंकि आया हुआ है, दिस बिकम्स अ रिपीटेड थीम फॉर अस, तो हमें इसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए आपका आंसर बनता है बी। तो ना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, इसीलिए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर सवाल यहां पर दिए गए। अब ना एक और न्यूज थी, द ड्राइंग अप ऑफ बेतवा रिवर वाज मेनली एट्रीब्यूटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी वाटर बॉडीज ड्राई हो रही हैं, वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे एक और क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, तो वहां पे भी हमने बात की कि कैस्पियन सी के वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं, है ना। रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा नैनी लेक के वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं। तो ऐसी न्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए मेनली एट्रीब्यूटेड टू, अब यहां पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ना तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो इसीलिए मैं आपको तीनों ऑप्शन की आंसर के तरीके से आप इसे देखिए, है ना, सीखना है हमने यहाँ पे। इलीगल सैंड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन इन द रिवर बेसिन एंड एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू बोरवेल्स। अब यहाँ पे ना लेट्स से यू गेट अ क्वेश्चन ऑन, जब कभी आपको इलीगल सैंड माइनिंग का रेफरेंस आ जाए कहीं पे, है ना, तो इंपैक्ट की आप बात कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन पे मेंस का सवाल आ जाए, अगेन आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ऐसी चीजों को याद रखना। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली आएंगी, लेकिन जब मेंस में आपको एज एन एग्जाम्पल कोट करना होगा, आप इनकी बात जरूर कर सकते हैं, है ना। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात आ गई, वहां पे आप इसकी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एग्जैक्टली यही न्यूज पूछी हुई थी। और ना अगर आप बेतवा रिवर के बारे में भूल गए हो, देखो बेतवा रिवर, है ना, तो अब आपको एक चीज और करनी है कि गो बैक एंड एनसीईआरटी में देखो इस रिवर के बारे में क्या दिया हुआ। ये तो हमने करंट एस्पेक्ट डिस्कस किया। अब जो एनसीईआरटी का कंपोनेंट है वो भी प्रिपेयर होगा। इसको बोलते हैं करंट डिराइव्ड स्टैटिक, कि जो करंट अफेयर्स में था वो तो पढ़ा, उसका स्टैटिक भी पढ़ना जरूरी है। इस सवाल में एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में पूछा हुआ है। अब ना एटमॉस्फेरिक रिवर्स ना, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर हम इसकी बात करेंगे आंसर की। अब देखो, जब भी आप एटमॉस्फेरिक रिवर की बात करोगे ना, हमेशा आप देखोगे रेनफॉल की न्यूज होगी। तो एटमॉस्फेयर रिवर इज नथिंग बट एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। अब जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल भी उतनी ही है। अब अगर मैं इसको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट करूं, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ध्यान रखना वार्मर एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा होती है। सो फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन एवरेज टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कैन होल्ड अबाउट 7% मोर मॉइस्चर, है ना। इसका मतलब है जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होगा,
तो प्रोबेबिलिटी है कि और ज्यादा मॉइस्चर जो है यहां पर आएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स भी बढ़ सकता है। कई बार आप देखोगे कई जगह पे इसको जेट स्ट्रीम से एसोसिएट किया जाएगा, तो आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसे, आप ये समझो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि है तो जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन ही ना, तो ये है क्या, ये मॉइस्चर का पूरा बैंड है, राइट, जो कि इवेंचुअली जाके रेनफॉल करेगा। तो वाटर बॉडी से जो है ये हवाएं आ रही हैं टुवर्ड्स लैंड कॉजिंग रेनफॉल, राइट। आपने इसके लिए कई बार जो है शब्द भी सुना होगा, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, राइट। तो यहां पर ना अब आप देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, नैरो फास्ट मूविंग बैंड ऑफ मॉइस्चर विंड है ना इन द स्काई। अब वो कहते हैं इट्स लाइक रिवर्स इन द स्काई, है ना, इसलिए वो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। बट है क्या ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। अभी कई जगह जो है वर्ल्ड पे हो सकता है। अब जैसे सवाल देखो यहाँ पे, ये नैरो एलोंगेटेड कॉरिडोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल, है ना। क्लाइमेट चेंज इनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता है, और यहां पे देखो मे इंक्रीज भी लिखा हुआ है कि हो सकता है इंक्रीज हो, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। लेकिन क्या ये परमानेंट विंड सिस्टम है ट्रेड विंड जैसे? नहीं, आपको पता है ये तो करेक्ट नहीं है ना, ट्रेड विंड जैसे परमानेंट विंड सिस्टम तो ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक टर्म न्यूज में है अमेज़न फ्लाइंग रिवर, है ना, ये क्या है? अब ना मैं आपको एक बार आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी, मॉइस्चर लेडन एयर करंट्स फॉर्म ड्यू टू इंटेंस इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ये है क्या? अब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, है ना। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उससे एसोसिएटेड है कि ये मैसिव एरिया ऑफ वाटर वेपर है जो जनरेटेड है बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, वहां पर आप देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन का रेफरेंस होगा, है ना। तो वो यही बताने की कोशिश करें कि ये मैसिव एरिया ऑफ वाटर वेपर है ना, जो जनरेट हो रहा है बाय अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना। और आप देखोगे कि ये मॉइस्चर कहां जाएगा, ये आप देखोगे बहुत सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज में जो है रेनफॉल कॉज करेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इन पर निर्भर करती हैं अपनी वाटर की नीड्स के लिए। तो आपने इसमें सिंपल चीज याद रखनी है कि फ्लाइंग रिवर्स है ना, अमेज़न फ्लाइंग रिवर्स मैसिव एरिया ऑफ वाटर वेपर है जनरेटेड बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यही जो वेपर है जब कंडेंस होके रेनफॉल होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए, वो डिपेंड करती हैं इन पे रेनफॉल के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, पानी के लिए, वाटर नीड्स के लिए, क्योंकि वाटर साइकिल के लिए इतना वेपर जो जनरेट हो रहा है, आप सोचो कितने घने जंगल हैं, कितने अमेज़न के जंगल इतने रीजन में फैले हुए हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए जब आप आंसर लेते हो तो आप वही बता रहे हो कि ये मॉइस्चर लेडन एयर करंट्स हैं जो कि इंटेंस इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जनरेट हुई है, राइट। तो ना बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स के लिए कि आपको ना कीवर्ड्स पता हो, इसीलिए प्रीलिम्स में इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है। इस सवाल में पूछा हुआ है कि सर्टेन स्टडीज सजेस्ट दैट अर्थ्स इनर कोर इज अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस ओवर टाइम। अब ये जो स्टडीज वाले सवाल है ना, ये पिछले कुछ सालों से आना शुरू हुए हैं, और पिछले प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्टडीज पे ही स्टेटमेंट्स आए हुए थे मल्टीपल। तो ना अब यहां पे डाउट भी आ सकता है कौन कौन सी स्टडीज पढ़े। देखिए क्लास में तो हम बहुत सारी स्टडीज को कवर करते हैं ना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जब भी आपको स्टडी पढ़ें तो प्लीज इंश्योर कि आपको स्टडी का ना बेसिक आइडिया है ना, क्योंकि आप हर स्टडी का आप देखेंगे जो पैरामीटर्स हैं वो अलग होंगे, जो पैरामीटर्स कंसिडर किए गए हैं वो अलग होंगे, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं उतरना होता है उसमें, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ब्रॉडली स्टडी क्या कह रही है। और इतनी स्टडीज होती है ना कि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू फिनिश ऑल, है ना। तो इसीलिए बहुत सिलेक्टिव स्टडीज है ना, और कैटेगोरिकली जो आपके सिलेबस को मैच कर रही है उन पे फोकस करना जरूरी है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि साइज्मिक वेव्स ऑफ बोथ पी टाइप एंड एस टाइप कैन पास थ्रू अर्थ्स आउटर कोर। अब यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 ओनली। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप
बेसिक चीज समझो कि क्या पी वेव और एस वेव दोनों आउटर कोर से पास कर रही है। अब यहाँ पे ना शैडो जोन के कॉन्सेप्ट से ये आंसर हो सकता है। कैसे? हमें पता है एस वेव केवल सॉलिड से पास होती है। अब अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो हम बात करते हैं 3 लेयर्स की, है ना, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर को भी 2 भागों में पढ़ा जाता है, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब इनर कोर होती है जी आपकी सॉलिड। क्यों? हर तरफ से प्रेशर इतना इस पर होता है कि वो कारण बन जाता है इसके सॉलिड होने का। लेकिन आउटर कोर जो है ये आपकी होती है लिक्विड। इसीलिए आप देखो जब आप शैडो जोन की भी बात करते हो तो आउटर कोर का जब आप रेफरेंस लोगे ना, तो जब हम इमेजेस भी बनाते हैं तो हम एस वेव को वहां से पास नहीं कराते, क्योंकि आउटर कोर क्या है, लिक्विड, और एस वेव तो केवल सॉलिड से पास होती है। अब इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को ना मेंस में भी आप समझो, यदि कभी क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि कैसे साइज्मिक वेव्स हमें अर्थ के इंटीरियर को समझने में हेल्प करती हैं, तो वहां पे आप एस वेव का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि केवल ये सॉलिड से पास होती है, जिससे हमें पता लग रहा है कि आउटर कोर सॉलिड तो नहीं है, इसको भी एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ना हम मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करते, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब जिस स्टडी की बात हो रही है, स्टडी डायरेक्टली कहती है कि इनर कोर में आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आ रहे हैं। देखो वो बता भी रहे हैं कि इनर कोर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ये हाइपोथेसिस दिया गया है। वो कह रहे हैं कि वैसे तो देखा जाता है कि सरफेस ऑफ द इनर कोर है ना, नियर सरफेस ऑफ द इनर कोर इतनी रिजिड नहीं है जितनी प्रीवियसली अज्यूम की गई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं चेंज नजर आ रहा है। तो आपको ये पूरी स्टडी नहीं पढ़नी, आपको ये समझना है कि इनके मेन पैरामीटर्स यहां पर क्या है। इसीलिए जब मैं यहां पे कहती हूं कि सर्टेन स्टडीज सजेस्ट कि अर्थ का इनर कोर इज गोइंग अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस ओवर टाइम, तो आपको स्टडी के बारे में आइडिया हो तो आंसर हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं, अगर आपने वो स्टडीज पढ़ी हैं आप उनको आंसर कर सकते हैं, नहीं पढ़ी हैं तो अगेन प्रैक्टिस पर भी ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है ना। ऐसी स्टडीज आप देखोगे क्लास में तो हम बहुत ज्यादा जो है कवर करते हैं। चलो एक और टर्म जो रिसेंटली न्यूज में थी दैट वाज थर्स्ट वेव। अगेन देखो बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है। अब इसमें यहां पे पता है क्या हो रहा है, मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, बी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, विल कम बैक ऑन दिस। अब एक न्यू टर्म जो आई है दैट इज थर्स्ट वेव। ये है क्या? ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज जहां पे जो इवेपोरेटिव डिमांड है ना, यानी इवेपोरेशन जो है वो ग्रेटर है देन द हिस्टोरिकल 90th परसेंटाइल वैल्यू फॉर दैट पीरियड। अब कुछ भी फैंसी लिखाओ, आप सिंपल शब्दों में समझो कि यहां पे इवेपोरेटिव डिमांड ज्यादा है, ज्यादा इवेपोरेशन होगी। तो आप देखोगे इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन दोनों ही बहुत ज्यादा होंगी, है ना। वाटर बॉडी से इवेपोरेशन, प्लांट से ट्रांसपिरेशन, ये बहुत ही ज्यादा होंगी, राइट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तभी आप देखो यहां पे डायरेक्टली हमने बताया हुआ है कि एटलीस्ट वो 3 कंसेक्यूटिव डेज जहां पे इवेपोरेटिव डिमांड ज्यादा है देन इट्स हिस्टोरिकल 90th परसेंटाइल वैल्यू फॉर दैट पीरियड। लेकिन आपने यहां शब्दों में खो नहीं जाना। आपको जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको बेसिक पूछा जाएगा, है ना। अब यहां पे मैंने वो एग्जैक्ट लाइन लिख दी है जो इस टर्म को डिफाइन कर रही है। पेपर में हो सकता है कि शब्द आगे पीछे कर दे, लेकिन जो मतलब है वो आपके लिए जो प्राइमरी शब्द है कि इवेपोरेटिव डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगर इस सवाल को आप देखें, यहां पे हमारी थीम है क्लाउड सीडिंग, और ये ना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहती हूं आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेनफॉल एज ए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर आपने पंजाब का एग्जाम देखा है प्रीलिम्स, वहां पर भी इस थीम पे सवाल पूछा गया है। रादर रिसेंटली दिल्ली में क्लाउड सीडिंग वाज अ न्यूज जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। रिसेंटली लेक उर्मिया भी न्यूज में है जहां पे क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स किए गए हैं, इसलिए दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर आप याद कर सकते हैं, यहां पे दिस आंसर है ना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर, है ना। हो सकता है आपने पढ़ा भी हो,
है ना। हाउएवर यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लाउड सीडिंग थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। देखिए, बेसिक जो रेनफॉल का मैकेनिज्म है ना, उसी में एक स्टेप इंड्यूस किया जा रहा है रेनफॉल के लिए। अब आप बेसिक समझिए, लेट्स से हम पानी की बात करें, हमारे आसपास लेट्स से जो ओपन वाटर है, अब उसमें इंसुलेशन आएगी, हीट आएगी, तो ये पानी इवेपोरेट होके वेपर बन जाता है। यही वेपर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। तो जब ये वेपर कंडेंस होगा ना, इसे एक सरफेस की जरूरत है, या इसे हम कहते हैं, जो शब्द यूज होता है, एक न्यूक्लियाई की जरूरत है, या क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत है, जिसके आसपास ये वेपर कंडेंस होगा। तो ये जो न्यूक्लियाई है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, इसे सीडिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसको डिस्पर्स किया जाता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट से छोटे छोटे डिस्पर्स कर सकते। अब डिस्पर्स होगा, है ना, जितना ज्यादा डिस्पर्स करेंगे, अगर वेपर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि सबसे पहले रेनफॉल की कंडीशंस होंगी, तभी तो आप आर्टिफिशियली रेनफॉल कराओगे ना, तो वहां पर इन पार्टिकल्स को इंड्यूस किया जाता है, इनके आसपास वेपर कंडेंस होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, है ना, तो बादल बन के बारिशें होंगी, है ना। अब किन चीजों का यूज किया जाता है, जैसे हमने देखा सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। बट आप ये बात समझो कि जब हम आर्टिफिशियली चीजों को इंड्यूस कर रहे हैं, वहां पे आइडियल कंडीशंस तो अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मॉइस्चर तो अवेलेबल हो एटमॉस्फेयर में। अब दिल्ली में यही चीज कही कि ट्रायल्स उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज्यादा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। तो इवन इफ आपने क्लाउड सीडिंग केमिकल्स को या क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को वहां पर ऐड भी किया, तो भी रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, क्योंकि विंटर्स में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रही। वही मैं आपको दिखाती हूं कि इट इज नॉट इजी टू डू क्लाउड सीडिंग। इनहेरेंट कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, उस समय वेदर, मॉइस्चर, साइज ऑफ द क्लाउड, हर चीज को असेस करना जरूरी है। तो मॉइस्चर लेवल्स होने बहुत जरूरी है। अब दिल्ली में विंटर वेदर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, इट वाज टू ड्राई फॉर इफेक्टिव क्लाउड सीडिंग। तो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे वो नहीं हुए, है ना। तो यही कहा गया कि जब रेन बेयरिंग क्लाउड्स होंगे, उस समय पर इसकी बात होगी। तो ये अक्टूबर नवंबर में दिस वाज इन न्यूज, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड इन द कार्लसबर्ग रिज इन द इंडियन ओशन। सबसे पहले तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम है, आप सर्च कीजिएगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। जिस क्वेश्चन में पूछा गया है वहां पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, और करेक्ट ऑप्शन वहां पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, राइट। अब यहां पर भी अगर आप देखो तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स याद रखना, दोनों ही करेक्ट है। इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पीएमएस इन दी कार्लसबर्ग रिज इन द इंडियन ओशन। अब ये जो रिजेस हैं आजकल ये भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जैसे ना रिसेंटली, अब आई होप यू नो कि यूपीएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है ना, तो रिसेंटली सीडीएस या सीएपीएफ किसी एग्जाम में रिज का नाम दिया गया है, और वो रिज इंडियन ओशन में है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कहां पर है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे एसोसिएटेड है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन एंड रिसर्च, जो कैरी आउट करेगा इस एक्सप्लोरेशन को इन 2026। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, राइट। तो ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एक्सप्लोरेशन गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन एंड रिसर्च द्वारा कैरी आउट करी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रिज का नाम भी आजकल इंपॉर्टेंट हो चुका है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, राइट। कार्लसबर्ग रिज आप देखिए कहां पर है, मैंने आपको पोजीशन भी बताई हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अफार ट्रिपल जंक्शन के बारे में ना। रिसेंटली आपने हेली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन के बारे में सुना होगा। ये इरप्शन एसोसिएटेड था इथियोपिया से, एंड इथियोपिया सिट्स ऑन अफार ट्रिपल जंक्शन। मैं आपको आंसर के बारे में भी बताऊंगी, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आपने न्यूज में देखा होगा कि हेली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन का वोल्केनिक प्लूम बहुत हायर अप इन दी एटमॉस्फेयर गया, और यहां से जो एश प्लूम्स हैं उनसे एयर ट्रैफिक भी डिसरप्ट हुआ। अब यहां पे जो याद रखने वाली बात है ना, इथियोपिया जहां पे इरप्शन हुआ सिट्स ऑन अफार ट्रिपल जंक्शन। यहां पर प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। नूबियन प्लेट,
सोमालियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। तो सबसे पहले तो अफार ट्रिपल जंक्शन पे ये तीनों प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर यहाँ पे एक और चीज है सीखने वाली, जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैंने कहा ना स्टडीज पढ़ी जाती है, तो पिछले कई साल से ना हम एक स्टडी पढ़ा रहे थे और मेंस में भी पिछले साल सवाल आया, जैसे ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इस जोन की बात करो, आप देखो कि प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो कई स्टडीज कहती हैं लॉन्ग टर्म में प्लेट्स क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी इस मूवमेंट की वजह से विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ब्रेक हो जाएगा और बीच में जो जगह है वहां पे पानी आ जाएगा और न्यू ओशन बेसिन का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो स्टडी है ये मेंस में कैसे हेल्पफुल है? रिसेंटली मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि आपको बताना था कि ये जो थियोरीज है, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करें, ये कैसे हमें बता सकती हैं कि कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज के या कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के शेप और साइजेस में कैसे वेरिएशन आ रही है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? इस स्टडी की बात करोगे, अगर आप देखो तो प्लेट्स के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट दो भागों में बट गया, नए ओशन का भी निर्माण हो गया। इसका मतलब है प्लेट्स की मूवमेंट ये चेंजेस तो कॉज कर रही है। एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है जो मिस हो जाती है जब आप हॉटस्पॉट्स पढ़ते हैं, है ना, तो यहां पे देखिए अफार हॉटस्पॉट्स को भी आप ना भूलें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप ये चीजें मिस ना करें, राइट। चलिए, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैन्ड माइग्रेशन वाज इन न्यूज, है ना। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है ना। ये टर्म किससे न्यूज में एसोसिएटेड थे? वही बोल रहे हैं रिसेंटली न्यूज रेफर्स टू अब ना रीलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम तुवालू टू ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू सी लेवल राइज। अब ध्यान से सुनना, अब वो ऐसा रहा है कि हम बात कर रहे हैं तुवालू की। अब इस आइलैंड का एवरेज एलिवेशन लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत वल्नरेबल है ये टू सी लेवल राइज। इसका मतलब है फ्लडिंग हो सकती है ना, राइजिंग ओशंस का इंपैक्ट आ सकता है, कुछ रीजन्स तो ऑलरेडी सबमर्ज हो गए। साइंटिस्ट तो कह रहे हैं भाई मोस्ट ऑफ द तुवालू विल बी सबमर्ज्ड बाय 2050। तो यहां पर जो टर्म यूज हुई है फर्स्ट प्लैन्ड माइग्रेशन वर्ल्ड की, ये रेफरेंस में हुई है कि तुवालू से जो है लोगों को क्लाइमेट माइग्रेशन कराया जा रहा है टू ऑस्ट्रेलिया। एक ट्रीटी भी यहां पर साइन हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, है ना। सो 280 पीपल पर ईयर विल बी ग्रांटेड परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, रिसेंटली मेंस में एक सवाल आया था जहां पे सी लेवल राइज का इंपैक्ट ऑन आइलैंड नेशंस पूछा गया था और एग्जाम्पल पूछा गया था, तो वहां पर आप इसकी बात कर सकते हो। कभी आपको क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आए तो क्लाइमेट माइग्रेशन भी तो एक इंपैक्ट है, वहां पर भी आप क्लाइमेट माइग्रेशन के क्वेश्चन में भी इसको कोट कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन में इसको कोट कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है इसके बारे में आइडिया होना। लेकिन ये जो टर्म है ये इसी के रेफरेंस में यूज हुई है न्यूज में, इसलिए रिसेंटली न्यूज इन सीन इन न्यूज मैंने कैटेगोरिकली यहां पर शब्द इस्तेमाल किया है, राइट। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बारतांग आइलैंड रिसेंटली न्यूज फॉर मड वोल्केनो इरप्शन। अब याद रखिएगा यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात हो रही है। India's only mud volcano at Baratang in Andaman and Nicobar Islands has erupted. मड वोल्केनो देखो पहले, अब दिस सीम्स डिफरेंट दैन जो हम खोलते हुए मैग्मा की बात करते हैं वोल्केनिक इरप्शन में, है ना। अब देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात हो रही है, अब देखो यहाँ पे प्लेट्स का इंटरैक्शन भी होगा, है ना, सेडिमेंट्स भी होंगे, तो यहाँ पे जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उनकी गैसेस से इसकी फॉर्मेशन होगी। जब भी यहाँ एक्टिविटी होगी, है ना, ये जो मड और गैस है टू द सरफेस आएगा, इट विल क्रिएट बबल्स एंड क्रेटर्स। और देखो दिस विल हैव वाटर, गैसेस, है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अलग होगा, राइट। जो टेम्परेचर अलग होगा मतलब जो खोलता हुआ हीटेड मैग्मा होता है वैसा टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो सलाइन वाटर होगा, मड गैसेस टू द सरफेस आएगा, टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, तो ये भी आपने याद रखना है। मोस्टली प्लेसेस एंड न्यूज टाइप क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। रिसेंटली वोल्केनिक एक्टिविटी इनसे एसोसिएटेड न्यूज में है।
Which of the following are associated with Indonesia? याद कर लो, इन्हें दोनों इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है, राइट? माउंट ईबू एंड ये देखो। अब ना क्वेश्चंस वोल्केनिक इरप्शन वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पंजाब का एग्जाम हुआ, मैच द फॉलोइंग आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? With reference to the impact of climate change on western disturbances, consider the following statements. मैंने आपको यही समझाती हूँ, है ना, आप समझ जाओगे देखने से ही। देखो हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं ना इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में मॉइस्चर से भरी विंड्स इंडिया की तरफ आ रही, विंटर में रेनफॉल कर रही है ना। अब जब हम एनसीईआरटी का भी रेफरेंस लेते हैं तो हम याद करने के लिए कहते हैं कि W फॉर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, W फॉर विंटर रेनफॉल। लेकिन आप ये समझो, है तो मॉइस्चर से भरी विंड्स ही। यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, हमने अभी देखा वार्मर एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा है, तो इट मे लीड टू और ज्यादा रेनफॉल, तो इनकी इंटेंसिटी प्रोबेबली बढ़ सकती है। वही सवाल कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज माइट ऑल्टर देयर इंटेंसिटी, क्योंकि वार्मर एयर ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, करेक्ट? अब ना अगर आपने न्यूज फॉलो की है ना, आप देखोगे बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का प्रेजेंस, पहले तो हम विंटर में बहुत ज्यादा देखते थे इंडिया के रेफरेंस में, अब इनका प्रेजेंस जो है आप देखोगे समर साउथ वेस्ट मॉनसून में भी होने लग गया है, जिससे सीवियर वेदर इवेंट्स की बात हो रही है। रिसेंटली पंजाब फ्लड्स न्यूज में थे, कई आप ऐसे आर्टिकल्स देखोगे जहां बात हो रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का लेटर इंपैक्ट की वजह से रेनफॉल हुआ है ना। पहले भी आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया के बहुत से रीजन्स में लेटर इन द ईयर बारिशें देखी गई हैं, यानी समर्स में, साउथ वेस्ट मॉनसून में। उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंटरैक्शन माना जा रहा है। तो वही वो बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून मे इंटरैक्ट विद द मॉनसून और अदर जो लोकल कन्वेंशन सिस्टम्स हैं, जिससे सीवियर वेदर इवेंट्स हो सकते हैं। तो मे यहां पर भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपका करंट एस्पेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम बात करते हैं कि इन चीजों को आप फॉलो जरूर करें, है ना। जैसे हम बैचेस में भी पढ़ाते हैं तो हम इन चीजों पे स्पेशल फोकस करते हैं। नेक्स्ट, टर्की में आप देखो दिस स्पेसिफिक जोन वाज इन न्यूज। वाई? याद रखना, क्योंकि रैपिड मेल्टिंग ऑफ इट्स ग्लेशियर हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। ये न्यूज जो है न्यूज में थी, है ना। तो यहां पे तुर्की ये शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू आंसर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, द टर्म Maitri 2 हैज बीन इन न्यूज। अब Maitri 2 इंडिया का प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका है। अगर आप देखें तो प्रपोज रिसर्च स्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूज में था, इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया है ना। अब यहां पे देखो, इसके लिए जो नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन एंड रिसर्च, है ना। और यहां पर अगर आप देखो एक और तरह का जो क्वेश्चन बनता है, Maitri 2 के पहले कौन से रिसर्च बेसिस की बात होगी अंटार्कटिका से एसोसिएटेड? आप देखो, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अब जो है Maitri 2 की बात हो रही है, तो इनके नाम भी जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी जरूर ले। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडीज हैव सजेस्टेड that East African rift will eventually lead to the formation of new ocean basin. रीजन क्या कह रहे हैं? The African plate is a convergent plate moving towards the Indian plate, creating compressional forces. सबसे पहले सोचो, हमने कहां बात की? अभी हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन बेसिन, कि ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये कॉज करेगी नए ओशन बेसिन का निर्माण। आप कहोगे भाई असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन कारण में वहां पे हमें आपको पता है कन्वर्जेंस की बात तो नहीं हो रही थी, हम तो कह रहे थे कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आपका रीजन जो है दैट इज फॉल्स।
अब ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत थरो होनी जरूरी है। हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक पूरी क्लास जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पर ही होती है। 2 दिन का डिस्कशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पे, और एक पूरी क्लास थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब का डिस्कशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। Next, which of the following bodies have been recently in news for significant decline in water levels? दोनों water bodies को याद कर लो, राइट। कैस्पियन सी, लेक ओर्मिया। रादर मैंने आपको बताया था यहां पर तो क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स भी न्यूज में थे, तो दोनों को ही आप याद कर लो, बोथ 1 and 2। और ना ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस में बहुत काम आती हैं जब भी आप आंसर करने की कोशिश करते हो। हमेशा ये जो एग्जाम्पल्स है ना प्रीलिम्स वाले, इनको मेंस में जरूर लिख के आना। अच्छा, एक और न्यूज देखो, which of the following days is to be observed annually as World Day for Glaciers? अब ना डेज पे मिनिमल समय यूपीएससी में सवाल आए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, लेकिन स्टेट्स में बहुत आते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, 21 मार्च याद कर लो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2025 को ऑब्जर्व किया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, राइट। तो उस समय पे बात हुई थी कि 21 मार्च को मार्क किया जाएगा एज वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर फ्रॉम 2025, राइट। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। बहुत सारे डेज हैं, हर एक डे याद नहीं हो सकता, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक ले लें। इस सवाल में बात हो रही है इंडियाज रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025। यहां इंट्रोड्यूस हुआ है, याद कर लीजिए, अ न्यू हाईएस्ट रिस्क जोन 6 फॉर द हिमालयन रीजन, राइट। आप देख सकते हैं जोन 6 हिमालयन रीजन की यहां पर बात हो रही, हाईएस्ट रिस्क जोन। अब ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इंडिया में अर्थक्वेक्स पे सवाल आता है मेंस में, प्लीज इंश्योर कि आप इस मैप के बेसिक्स को वहां पर जरूर बनाएं। इट इज इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे हिमालयाज के बारे में कई बार सबने डिस्कस किया होगा, लेकिन इशू कौन कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are top 3 states in the category A, यानी कि mineral rich states in State Mining Readiness Index 2025? आंसर आप याद कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पहली बार इसे रिलीज किया है। आप देखिए, इट इज अ परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क। ये इवैल्यूएट करता है और रैंक करता है स्टेट्स को बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, रिफॉर्म रेडीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द माइनिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली फोकस्ड है फॉर नॉन कोल मिनरल्स। अब इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मिनरल रिच स्टेट्स, मॉडरेटली एंडाउड स्टेट्स और लो एंडाउमेंट स्टेट्स। कैटेगरी ए जो मिनरल रिच स्टेट्स है उनमें टॉप 3 है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, है ना। फोकस किस पे है? पर्टिकुलरली नॉन कोल मिनरल्स पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें ना, तो आपने देखा होगा वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक प्लूम्स, ऐसी चीजें साल भर न्यूज में नहीं, तो कुछ स्टैटिक कंपोनेंट प्रिपेयर करना भी जरूरी है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, द एश फ्रॉम अ लार्ज वोल्केनिक इरप्शन when dispersed over a wide area may lower temperature at regional or global scale। समझो, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत सारी एश जो है रिलीज हुई है, वही एश जब वाइड एरिया पे डिस्पर्स हो जाएगी, may lower temperatures, है ना, may हो सकता है, कैसे ना, जब एश की पूरी लेयर बन जाएगी तो कुछ समय के लिए a lot of insulation would be reflected back जो आ रही थी। क्यों? क्योंकि बीच में एश की लेयर बन गई, तो कुछ समय के लिए हो सकता है एक रीजनल लेवल पे या ग्लोबल स्केल पे टेम्परेचर लोअर हो। ये माइंड वाली चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और याद रखिएगा, वोल्केनिक ऐश और डस्ट बहुत फर्टाइल और बेनिफिशियल मानी जाती है फॉर फार्म्स, है ना। इंडोनेशिया में भी आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक जगहों पे वोल्केनिक ऐश की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ है टू फार्म्स। बेसिकली ये बहुत फर्टाइल होती है लॉन्ग टर्म में। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इन न्यूज, है ना, उससे एसोसिएटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और एक ओरिजिनली सेटअप क्यों हुआ था।
मैं ना आपको पहले कंटेंट दिखाती हूँ ना। पीआईबी में एक आर्टिकल था जहां पे बात हो रही थी 175th फाउंडेशन डे के बारे में। अब उसकी वजह से अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें कुछ स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1851 and it started its voyage to investigate for and assess coal and other mineral resources in the country। यानी कि यहां देखिए क्या एस्टैब्लिश हुआ 1851 में? यस। ओरिजिनली सेटअप हुआ था टू इन्वेस्टिगेट एंड असेस कोल एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि 175th फाउंडेशन डे वाज इन न्यूज और ये पीआईबी में आया हुआ था, इसीलिए इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो आई होप दैट द लेक्चर हैज बीन यूजफुल। आई होप आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट हुआ है। ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक।